आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत धारा के इस चैप्टर में। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि वैद्युत धारा क्या होती है, वैद्युत आवेश क्या होता है, प्रतिरोध क्या है और इसके साथ ही साथ में ओम के नियम की जो अवधारणा है वो किस प्रकार से है, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया कि भाई हमारे पास में जब हम विद्युत प्रतिरोध के विषय में बात करते हैं तो प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध के विषय में हमने कहा था कि प्रतिरोध होता है वो गुण किसी भी पदार्थ का या किसी भी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वो क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसके लिए अगर देखा जाए तो धारा के प्रवाह का विरोध करना जो कि एक पदार्थ का गुण है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध के विषय में चर्चा करते हुए आपसे ये कहा गया था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कारक क्या हैं, कैसे हैं, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कह सकते हैं अंग्रेजी में फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास में कौन कौन से हैं, अगर हम इसके विषय में बात करें तो सबसे पहला होता है, सबसे पहला हमारे पास जो कारक है जो किसी भी पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करता है वो होता है जो चालक तार है, उस चालक तार का पदार्थ क्या है, पदार्थ जो है वो किस चालक तार से बना हुआ है। ये हमारा सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक है। जैसा कि हम और आप जानते हैं प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध होता है किसी भी पदार्थ का गुण जिसके कारण वो धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। वो क्या कहलाता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। तो अगर कोई भी जो पदार्थ है ना, अगर उस पदार्थ का या जो तार है उस तार के पदार्थ के विषय में बात की जाए तो अगर वो तार कैसा है, तार आपका चालक पदार्थ है तो प्रतिरोध कैसा होगा, शून्य होगा। कुचालक पदार्थ है तो प्रतिरोध कैसा होगा, अनंत होगा। और अगर अर्धचालक पदार्थ है तो प्रतिरोध कैसा होगा, अनंत और शून्य के बीच की स्थिति। ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरा जो कारक है जो प्रभावित करता है वो करता है तार की लंबाई। जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि तार की जो लंबाई है वो प्रतिरोध के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तार की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है ये क्या है, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। अर्थात तार की जो लंबाई है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है आपकी प्रतिरोध के। अर्थात हमारे पास में ये देखा जाएगा कि तार की लंबाई जो है वो अनुक्रमानुपाती किसकी है, प्रतिरोध की अनुक्रमानुपाती। तीसरी स्थिति जो है अगर हम उसके विषय में बात करें तो बात क्या आती है, जो चालक तार है उसके क्षेत्रफल।
तीसरा कारक जो है, जो प्रतिरोध को प्रभावित करता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है, वो महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो कारक है आपका तार का क्षेत्रफल। अर्थात देखा जाए तो प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? प्रतिरोध तार के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तार के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात तार का क्षेत्रफल कैसा होगा? कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और तार का क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये क्या है? व्युत्क्रमानुपात। अगर इस व्युत्क्रमानुपाती को देखें, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर देखा जाए तो क्या है? शब्द आता है व्युत्क्रम प्लस अनुक्रमानुपात, अनुपाती। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अर्थात एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा, और एक का मान अगर घटेगा तो दूसरे का मान बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पहली स्थिति हमारे पास में आई कि प्रतिरोध जो है वो चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, कि वो जो चालक तार है उसका पदार्थ कैसा है। साथ ही साथ में दूसरा, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा जो होता है चालक तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और चौथी जो स्थिति आती है वो आती है चालक तार के ताप पर निर्भर करता है। अब यहां अगर इसको देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, तथा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कारकों का वर्णन करिए, तो हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध क्या है? कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले अगर कारकों के विषय में बात की जाए तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है तार का पदार्थ, दूसरा है तार की लंबाई, तीसरा है तार का क्षेत्रफल, और चौथा है तार का ताप। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में सामान्य सी स्थिति कौन सी आती है जिसके विषय में हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या कहा गया। देखिए हमने क्या देखा कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है वो लंबाई के क्या है? अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि जो ये प्रतिरोध है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हो गया कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, अर्थात क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो, है ना? क्या है भाई? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला है कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से हम क्या करें? समीकरण 1 व 2 से हम लोग बात करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? R इज प्रोपोर्शनल टू हो गया L/A। हमने समीकरण 1 और 2 दोनों को मिक्स कर दिया। समीकरण 1 और 2 से हमने ये पाया कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जब भी कभी भी यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम एक नियतांक लगाते हैं, और वो नियतांक क्या है? रो है। अर्थात अगर देखा जाए, जहां पर अगर देखा जाए तो रो क्या है? जहां रो जो है एक नियतांक है। इस रो नियतांक को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहा गया? हमारे पास में जो ये नियतांक है रो, इसको क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या वैद्युत प्रतिरोधकता कहिए। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो आप क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि रो बराबर क्या हो गया? रो बराबर हो गया RA/L। क्या हो गया? रो बराबर हो गया RA/L हो गया। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि रो जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता है, अगर हम इसके विषय में बात करें तो सामान्य रूप से आप ये देखेंगे कि देखो, रो का मात्रक होता है ओम, आर का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अर्थात हमारे पास में जो मात्रक आया वो क्या आया? वो मात्रक आया ओम मीटर। क्या आया? ओम मीटर आया। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई, विशिष्ट प्रतिरोध का या वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या होता है? वो मात्रक होता है आपका ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। क्या यहां तक किसी तरह का कोई डाउट है? बताइए भाई, ऐसी स्थिति में किसी तरह का कोई डाउट है? अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करिए, तो कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के विषय में बात करेंगे तो हम और आप क्या जानते हैं? देखो, हम सरल सी बात जानते हैं कि रो बराबर होता है RA/L। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? किसी चालक तार का किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के क्या होता है? किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक तार के प्रतिरोध के समान होता है जब उस तार का क्षेत्रफल एवं लंबाई कैसी हो? एकांक हो। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है, अगर हम फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या हुआ? आर इज रो इज प्रोपोर्शनल टू RL/A होता है। अगर L का मान एक है, A का मान अगर एक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या पाएंगे? ऐसी स्थिति में पाएंगे कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध किसके बराबर होगा? ये बराबर होता है आपका किसके विषय में? प्रतिरोध के बराबर होता है। और अगर देखा जाए तो हम इसके विषय में बात कर चुके हैं कि इसका मात्रक क्या होता है? का मात्रक ओम मीटर। ओम मीटर होता
क्या होता है भाई इसका मात्रक? इसका मात्रक होता है ओ। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? इसी तरह का कोई समस्या है तो बताएं। अब बात आती है कि भाई प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। देखिए, अगर कोई भी वैद्युत परिपथ देखा जाए तो इसके विषय में हमने कहा था कि भाई एक तो कोई ना कोई स्रोत रहेगा, सोर्स रहेगा, एक हमारा कोई ना कोई लोड रहेगा, और साथ ही साथ में एक हमारा कोई क्या रहेगा, प्रतिरोध रहेगा, एक कुंजी भी हो। अगर हम प्रतिरोधों को देखेंगे या लोड को अगर देखेंगे तो प्रतिरोधों का संयोजन जो है वो क्या होता है? विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को कितने रूप से संयोजित किया जाता है? विद्युत परिपथ में प्रतिरोध दो क्रम में संयोजित हो, दो क्रम में संयोजित होते, ध्यान रखिए। दो क्रमों में आपने देखा होगा कि प्रतिरोध जो है वो संयोजित होते हैं, और पहला जो क्रम है, पहली जो कंडीशन है, वो पहली कंडीशन क्या है? पहला है श्रेणी क्रम, को कहते हैं इन सीरीज। दूसरा क्रम क्या है? समांतर क्रम। या तो आप इनको श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करेंगे, या आपको समांतर क्रम में इन प्रतिरोधों को संयोजित जो है वो आप करेंगे। अब हम बात करेंगे कि श्रेणी क्रम की स्थितियां किस प्रकार से होती हैं, जरा उसके विषय में बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा एक बातें समझना है। कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपसे पूछ लिया जाता है। देखो, अगर कोई भी चीज किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम के विषय में बात की जाए तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा कैसी होती है? समान हो। आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी भी चालक तार में जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, किसी भी वैद्युत परिपथ में यदि प्रतिरोध लगे हुए हैं और सभी में समान धारा प्रवाहित हो रही, तो आपको ये बताना है वो अरेंजमेंट कौन सा है, तो वो क्या है? आपका श्रेणी क्रम है। दूसरी स्थिति क्या आ गई? अगर दूसरी स्थिति के बारे में बात करें कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? विभव अलग अलग होते। विभव कैसे होते हैं? अलग अलग, है ना? विभव कैसा होता है? अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान। साथ ही साथ में आपको ये देखना है कि जो कुल विभव होता है ना, कुल विभव जो है वो अलग अलग विभवों के योग के बराबर होता है। कुल विभव का मान अलग अलग विभवों के योग के बराबर होता है, ये आपको। कैसे होता है श्रेणी क्रम, वो जरा संयोजन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए, ऐसा होता है, चीजों को रटना एक अलग चीज है और समझना एक अलग चीज है। जैसे हमने कहा, मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध है, ये कोई प्रतिरोध है, ये कोई प्रतिरोध है, और यहाँ मान लीजिए बैटरी लगी है, और हम और आप जानते हैं कि बैटरी से
जो धारा बहती है वो प्लस से माइनस की। बैटरी में जो बड़ा वाला डंडा होता है ये पॉजिटिव होता है और छोटा वाला जो है वो नेगेटिव। ये बात तो हम जानते हैं। ठीक है जी। अब यहां क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये विभव आपका V है, कुल मिलाकर विभव क्या है भाई, वोल्टेज कोई ना कोई तो बैटरी में वोल्टेज होगा। अगर हमारे पास में मान लीजिए ये वाला प्रतिरोध R1 है, ये वाला प्रतिरोध R2 है, ये वाला प्रतिरोध R3 है, अगर I धारा पहले वाले में बहेगी तो दूसरे वाले प्रतिरोध से भी I धारा बहेगी और तीसरे वाले प्रतिरोध से भी I धारा, और यहां से निकलने वाली धारा भी अगर आई है तो आप ये देख पा रहे होंगे कि श्रेणी क्रम होगा। तो श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में, सभी लोड में समान जो धारा है वो समान धारा आपकी प्रवाहित होगी। ये बात समझ में आ गई आप। दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी बात आपको समझनी है कि मान लीजिए देखिए यहां पर मान लो विभव क्या है, V1 है, यहां पर विभव V2 है, यहां पर विभव V3 है। तो हमारा कुल मिलाकर विभव जो है, कुल विभव जो है वो अलग अलग विभवों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? कुल विभव अलग अलग विभवों के योग के बराबर होता है। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। जिस प्रकार से श्रेणी क्रम में धारा समान होती हैं, उसी प्रकार से समांतर क्रम में क्या होते हैं, समांतर क्रम में विभव समान हो। क्या समान होते हैं? विभव समान। भाई देखिए, अगर विभव समान हो गए तो क्या होगा, अगर धारा समान है तो विभव अलग अलग होते हैं, और जब विभव समान है तो क्या होगा, धारा हमारे पास में अलग अलग। भाई तीन बातें ही तो हैं ओम के नियम में। ओम के नियम में अगर आप देखेंगे तो तीन व्यंजक आते हैं। पहला व्यंजक आता है V अर्थात विभव, दूसरा व्यंजक आता है I अर्थात धारा, और तीसरा जो व्यंजक आता है वो प्रतिरोध अर्थात R आता है। V इक्वल टू आई आर होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सामान्य सा काम करेंगे, और वो सामान्य सी स्थिति क्या है जरा उसको समझ। अगर आपसे कहा जाए जिस प्रकार से धारा अलग अलग है उसी प्रकार से यहां विभव अलग अलग है, तो क्या कहा जाता है कि कुल विभव अलग अलग विभवों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो कुल धारा है ना, क्या है, कुल धारा, कुल धारा किसके बराबर होगी, कुल धारा जो है वो बराबर होगी किसके, अलग अलग धाराओं के योग। कुल धारा अलग अलग धाराओं के योग के बराबर होगी। अब कैसे होगा, इसका जो चित्र है वो किस प्रकार से होगा जरा देखते हैं। देखिए ये जो अरेंजमेंट है, देखिए ध्यान से अगर हम देखें कि ये मान लो हमारा प्रतिरोध क्या है, ये हमारा प्रतिरोध R1 है, ये हमारा प्रतिरोध R2 है, ये हमारा प्रतिरोध R3। हमारे पास कुल मिलाकर विभव V है। यहां से जो धारा निकली वो I निकली, है ना। भाई हमारे पास में क्या है, जो माता पिता हैं वो माता पिता क्या हैं, एक हैं, लेकिन क्या हुए फिर उनकी अलग अलग संतानें हो गई। तो ये वाली स्थिति आई हो गई, पहले वाले में अलग धारा जाएगी, दूसरे वाले में अलग धारा जाएगी, और तीसरे वाले में अलग धारा जाएगी।
यहाँ हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि यहाँ पर जो धारा है उस धारा की स्थिति अलग अलग है। तो यहाँ हमारे पास में यहाँ भी टोटल जो अगर विभव के बारे में बात करें, यहाँ भी विभव v होगा, यहाँ बात करें तो यहाँ भी विभव v होगा, और यहाँ बात करें तो यहाँ भी विभव v होगा। लेकिन जो धारा है वो धारा कैसी होगी, अलग अलग होगी। और जब धारा अलग अलग होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि आई कुल मिलाकर जो धारा है वो अलग अलग धाराओं के योग के बराबर हो। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एक सामान्य सी बात जो हमें समझनी है कि आपके मन में पहला प्रश्न ये आता है, एग्जाम में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सर ये बताइए कि सबसे पहले जो घरों में जो उपकरण होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं और क्यों लगे होते हैं। एक बात आप समझिए, अगर हम देखेंगे कि घरों के उपकरणों के विषय में अगर बात की जाए तो घरों की जो धारा है, उपकरण जो है मान लो श्रेणी क्रम में हो। अब मान लीजिए ये वाला हमारा, मैं थोड़ा सा अगले उसमें फिगर ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए देखो ये है हमारा श्रेणी क्रम। ये कंसेप्ट हम लोग समझते हैं, ये कौन सा क्रम है, ये हमारा श्रेणी क्रम है। ये हमारा कौन सा क्रम है, ये समांतर क्रम है। अब मान लीजिए घरों के उपकरण इस प्रकार से हैं, मान लीजिए ये आपका बल्ब लगा है, ये आपका फ्रिज है ना, और ये मान लीजिए आपका पंखा है। ठीक है, मान लीजिए इस तरह का अरेंजमेंट हो, और एक स्थिति ऐसे है कि ये हमारा बल्ब है और ये हमारा फ्रिज है, ये मान लीजिए हमारा पंखा है। समझने के लिए बनाया है ये। तो मान लीजिए इस प्रकार से ऐसी स्थिति हो कि यहां से धारा वही, और मान लीजिए बल्ब जो है बल्ब खराब हो गया। जैसे ही बल्ब खराब होगा यहां क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, खुल जाएगा। और जब ये खुल जाएगा तो मुझे बताओ क्या धारा फ्रिज में या पंखे में बहेगी। धारा तो ये समझो बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है जिसको तो कदम से कदम मिलाकर चलना है, ये छलांगे नहीं लगाता, ये छलांगे जो हैं वो नहीं लगाता है, ये तो बुजुर्ग व्यक्ति है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो आप क्या पाएंगे, क्या आपके घरों में ऐसा होता है कि बल्ब फ्यूज हो गया तो फ्रिज नहीं चल रहा है या पंखा नहीं चल रहा। आप चाहेंगे कि अगर फ्रिज न चले तो पंखा भी न चले या बल्ब भी न जले, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। अर्थात हमारे घरों में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा बल्ब फ्यूज हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो धारा जो है यहां से भले ही न बहे लेकिन धारा फ्रिज में भी जाएगी, धारा पंखे में भी जाएगी, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, अलग अलग धाराएं जो हैं वो बहेंगी, जिससे भले ही बल्ब खराब हो गया है तो बल्ब की स्थिति नहीं जलेगी कि जो पंखा है या बाकी जो आपका फ्रिज है की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। मुझे लगता है इस उदाहरण के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि घरों में जो प्रयुक्त जो उपकरण होते हैं वो प्रयुक्त उपकरण सदैव और सदैव किस क्रम में होते हैं, सदैव और सदैव हमेशा और हमेशा समांतर क्रम में लगते हैं, कभी भी ये श्रेणी क्रम में नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में लगेंगे तो एक उपकरण के खराब होने पर दूसरा उपकरण भी कार्य
नहीं करेगा। इसके लिए कि ऐसी स्थिति में एक उपकरण भले ही खराब हो लेकिन दूसरे उपकरण कार्य करते रहें, इसके लिए हम घरों में किसको प्रयोग करते हैं? समांतर क्रम में उपकरणों को लगाते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब जरा थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। सामान्य रूप से एक बात और भी है, जैसे आप अगर देखेंगे ना तो हमारे पास जितने भी उपकरण होते हैं वो सारे के सारे उपकरण इस प्रकार से होते हैं कि उन उपकरणों में हमेशा और हमेशा वोल्टेज समान रहती। चाहे आपका पंखा हो, आप देखो 220 वोल्ट का होगा, एसी का होगा। चाहे आप बल्ब देखो तो 220 वोल्ट में आएंगे। चाहे आप फ्रिज देखो तो उसकी क्षमता क्या है? 220 वोल्ट। लेकिन सबके लिए क्या अलग होता है? धारा अलग अलग होती है। और हमारे पास में विभव समान किस स्थिति में होता है? केवल और केवल एक ही स्थिति में होता है। और वो स्थिति क्या है? कि हमेशा और हमेशा समांतर स्थिति में ही विभव जो है वो समान होता है। ये उपकरण हमेशा किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अब बात आती है, ठीक है, इसको भी, ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक, इससे पहले ये वाली बात को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। अगर कोई प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो कुल प्रतिरोध किसके बराबर होगा, इसके विषय में हम लोग देखिए। सामान्य सी स्थिति अगर देखी जाए तो हमारे पास बातें क्या है? ठीक है, क्या करेंगे हम? कहेंगे हम चित्र में तीन प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 श्रेणी क्रम में लगे हुए। हमारे पास में तीन प्रतिरोध हैं। पहला है प्रतिरोध R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। और ये किस क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोधों से संबंधित V वोल्ट की या प्रतिरोध V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। यहां हमको जो दिखाई दे रहा है वो स्थिति हमने देखी कि प्रतिरोध क्या है? R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं। और तीन प्रतिरोध किस क्रम में लगे हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, है ना। थोड़ा सा इमेज अच्छी बना देते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा जी, आप ये देखिए, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा समान प्रवाहित होती है। धारा समान प्रवाहित होती है। देखिए, धारा अगर समान प्रवाहित हो रही है तो यहां से निकलने वाली धारा क्या है? आई धारा ही R1 में बहेगी, आई धारा ही R2 में बहेगी और आई धारा ही R3 में रहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है? अच्छा, R1 पर प्रतिरोध R1 पर विभव V1, प्रतिरोध R2 पर विभव V2 तथा प्रतिरोध R3 पर विभव V3 है। भाई हमने देखा कि R1 पर V1 है, R2 पर V2 है तथा R3 पर विभव क्या है? V3 है। और ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या स्थिति आई कि V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस, अब देखिए, ऐसी स्थिति में हम और आप क्या जानते हैं? हम और आप इस बात से जानते हैं कि ओम के नियम से क्या होता। ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहां देखा जाए तो क्या स्थिति हुई कि V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो हम क्या करेंगे कि देखो, आई आर बराबर क्या होगा? आई, धारा तो समान है, ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2, ये प्रतिरोध है R3। तो क्या करेंगे? आई आर, आई कॉमन ले लिया, क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई क्या हो जाएगा? आई से आई कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस, अर्थात हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का योग परपथ के समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता।
अर्थात टोटल प्रतिरोध क्या है, आर है, और आर बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अर्थात संपूर्ण जो प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों का योग परिपथ के समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, या समतुल्य प्रतिरोध जो है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये बात समझ में? ठीक है जी। दूसरी स्थिति क्या आती है, दूसरी स्थिति आती है प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। प्रतिरोधों का किस में है, समांतर क्रम में संयोजन है, और समांतर क्रम में संयोजन की स्थिति किस प्रकार से होती है, जरा उसके विषय में देखो। अरेंजमेंट किस तरह से होता है ये तो आप जानते ही। ये है मान लो प्रतिरोध R1, ये है मान लीजिए प्रतिरोध R2, ये मान लीजिए प्रतिरोध R3, ये विभव है V, ये धारा I है, ये धारा क्या है, I1 है, ये धारा क्या है, I2, ये धारा क्या है, I3 है। यहाँ पर हमारे पास विभव क्या होगा, यहाँ विभव V है, यहाँ भी विभव V है, यहाँ भी विभव V है ना, और ये। तो हम और आप क्या जानते हैं, क्या कहेंगे कि चित्र में तीन प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि समांतर क्रम में विभव समान होते हैं, धाराएं अलग अलग। और जब धाराएं अलग अलग होती हैं तो क्या होता है, हम क्या कहेंगे कि I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I। क्या कहा गया, तुल्य धारा का मान अलग अलग धाराओं के मान के योग के बराबर होता है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम, V इज इक्वल टू आई आर। क्या हुआ, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। क्या हुआ, V अपॉन आर बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन V कॉमन ले लिया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1 तो क्या हुआ, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, समतुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई आपको। आगे हमने कहा था कि जो उपकरण हैं घरों में वो हमेशा समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, इसके विषय में। घरों में प्रयुक्त उपकरण घरों में प्रयुक्त उपकरण सदैव समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। सदैव किस क्रम में जोड़े जाते हैं, क्योंकि घरों में प्रयुक्त उपकरण सदैव समांतर, क्योंकि इस प्रकार के संयोजन से
एक उपकरण के खराब होने पर, बताया आपको, एक उपकरण के खराब होने पर भी अन्य कार्य करते रहते हैं। क्या है? अन्य उपकरण कार्य करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भाई एक उपकरण के फेल होने पर दूसरे उपकरण जो हैं वो कार्य करते रहते हैं। इसीलिए हम हमेशा घरों में जो प्रयुक्त उपकरण हैं वो हमेशा समांतर क्रम में होते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि अगर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जितने भी उपकरण होते हैं उनमें समान वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वो सभी 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। और समान वोल्टेज हमेशा किस स्थिति में काम करता है? वो केवल और केवल एक ही स्थिति में काम करता है, और वो है आपकी समांतर श्रेणी में। इसीलिए सभी उपकरण, चाहे पंखा हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे एसी हो, सबकी जो क्षमता है वो क्या है? 220 वोल्ट पर कार्य करने की है। इसीलिए हमेशा, और 220 वोल्ट समान विभव की आवश्यकता होती है, लेकिन अलग अलग धारा उनको आवश्यकता होती है, और अलग अलग धारा केवल एक ही क्रम में होती है, और वो है समांतर क्रम। इसलिए हम समांतर क्रम में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इससे संबंधित पीडीएफ आपको स्टडी विद एविएटर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और साथ ही साथ में आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों को क्लास की समाप्ति के बाद में ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर शो हो रहा है 75051234 पर आप अपने नाम के साथ में आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए। थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से।